हाँ जी। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर पुनः क्लासेस शुरू करते हैं। तो अपने पंजाब हाई कोर्ट की जो स्टैटिस्टिक्स की जो अपनी सीरीज थी वो चल रही थी कंटिन्यू, उसी कंटिन्यू क्लासों के अंदर अपने बात कर रहे हैं। तो जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और घंटी वाला बटन जिसने नहीं दबाया वो घंटी वाला बटन भी जल्दी से दबा दो। तो मिल चलते अपने पुनः दोबारा उसी क्लास की कड़ी के अंदर। तो चलती है, आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी जुड़िए जुड़िए, जल्दी से ज़्यादा जुड़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट भी करना अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? तो यहाँ पे चंबल नदी को पढ़ते हैं पहले। तो ये प्रश्न तो बाद में, अगर चंबल नदी पता है तो प्रश्न तो कितने भी निकाल लो। तो सबसे पहले चंबल नदी को पढ़ लेते हैं। हाँ रहा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल यह है कहता है। चंबल नदी, चंबल नदी के उद्गम की बात करता हूं तो जानापाव पहाड़ी एमपी से उद्गम होता है। जानापाव की पहाड़ी है, जानापाव पहाड़ी एमपी से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? चंबल नदी का। एमपी से उद्गम हुआ, एमपी के बाद में राजस्थान आती है, राजस्थान के बाद में यूपी में जाती है, और यूपी में इटावा जिला पड़ता है। इटावा जिले में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना। और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए। एक तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध बना हुआ एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। कोटा बैराज राजस्थान में। जो चंबल नदी पर जो सबसे बड़ा बांध है वो है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर जो सबसे बड़ा बांध पड़ता है उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध सबसे बड़ा बांध। चंबल नदी की लंबाई 966। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? तो आपके सामने बिल्कुल मैंने चंबल नदी को उखाड़ के रख दिया। तो सिंपल सा देख सकते हो, राजस्थान एमपी के बाद राजस्थान फिर यूपी में जाती है, यानी कि एमपी के बाद राजस्थान फिर यूपी में जाती है। तो सिंपल सी बात, इसमें नहीं जाती तो गुजरात, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना नैतिक कर्तव्य भी पूरा कर दो। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर सुनना, ये मान के चला अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत में शुरू होती है गुजरात के पोरबंदर से। और दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक फैलाई हुई है। गुजरात से पोरबंदर से शुरू होते दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक फैली हुई है। अरावली के टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। और सबसे नवीन की बात कर दूं तो सबसे नवीन, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला, विश्व की सबसे नवीन वलित
पर्वतमाला, वो पड़ती है हिमालय। नवीन तो हिमालय पड़ती है और प्राचीन कौन सी? अरावली पड़ती है। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। इस अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है, इसी अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है उसका नाम है गुरु शिखर। और जो गुरु शिखर चोटी पड़ती है वो राजस्थान के सिरोही जिले के में पड़ती है। गुरु शिखर की टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। यह अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है। पूछ रहा गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? तो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में। अरावली से इतनी सारी बातें बता दी तो बहुत अच्छा। आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत मत करना। प्रश्न चाहे 2 कम पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे उसके रिलेटिव सारी बातें बहुत अच्छी पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना जो नैतिक कर्तव्य वो भी पूरा कर देना। एक कहावत है ना, कहीं कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जैसे राजस्थान में एक जिला पड़ता है जैसलमेर दुर्ग पड़ता है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में जो कभी अकबर का नाम सुना होगा, अकबर के दरबार में था अबुल फजल ने कहा था कहीं पे वैसे मुश्किल नहीं जाना। अगर जैसलमेर दुर्ग पे जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल नहीं है। रियल में इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, लेकिन एक शर्त है, अगर जैसलमेर दुर्ग पे जाना है तो घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। शरीर राखे बख्तर बंद, ता पहुंचे जैसान। यानी कि व्यक्ति जैसलमेर तक इतने बड़े दुर्ग तक भी पहुंच सकता है, तो अपने क्या छोटी सी वैकेंसी है उसको भी अचीव नहीं कर सकते? अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने वो भी लक्ष्य प्राप्त भी कर सकते हैं। अबुल फजल ने बहुत सही बोला था, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा तो कीजिए लकड़ी का। यानी कि खुद को ऐसे सुन्ना सा बना लो, बिल्कुल लकड़ी का बना लो। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। शरीर राखे बख्तर बंद, ता पहुंचे जसान। यानी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार ये कहावत है मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये कहावत बिल्कुल सही है। अकबर का नाम सुना होगा, उसके द्वारा बोला गया घोड़ा कीजिए काठ का, अगर लकड़ी का घोड़ा बना के, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। यानी कि पैरों को पत्थर का बना के, पग कीजिए पाषाण। शरीर राखे बख्तर बंद, ता पहुंचे जैसान। तो हर किसी भी अचीव को, जो भी अपनी मंजिल है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। गुरु शिखर से संबंधित बात होगी। अरावली जो गुरु शिखर की सबसे ऊंची इसकी चोटी सिरोही जिले में पड़ती है, राजस्थान के, और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। आगे चलते, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रखना। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली, यानी कि सबसे प्राचीन है। और अगर मैं सबसे नवीन की बात करता हूँ तो हिमालय पड़ता है। और जो यूएसए के अंदर एक अपलेशियन पर्वतमाला है, यूएसए के अंदर अपलेशियन पर्वतमाला, वो भी बिल्कुल अरावली के समान पड़ती है। यहां से भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चले अपने 3 पे, सुनना। बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में है? पहाड़ियां तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं? बाबा बुदन ये तो छोड़ो, मैंने बता दिया भी कर्नाटक में है। ठीक है, बता दिया, लेकिन कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक में जो पठार पड़ता है, ये भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का पठार भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। कर्नाटक का पठार भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। और यहाँ पे एक यहाँ पे बंदरगाह पड़ता है न्यू मैंगलोर। यहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? न्यू मैंगलोर बंदरगाह पड़ता है। और अगर मैं गुजरात की बात करता हूँ तो कांडला बंदरगाह। तमिलनाडु की बात करता हूँ तो एनोर बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह भी पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ से पड़ता है। इतनी सी बातें आपको पता यहाँ से होनी चाहिए। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल, सिंपल सा प्रश्न है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? सिंपल सा प्रश्न, तो मैं कह सकता हूं कितने देशों के साथ में?
पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है 3 देशों के साथ में, एक तो ऊपर से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ में लगती है, एक तो कौन सा? नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगती है। सिंपल सा प्रश्न, आगे चलते हैं। हाँ जी, पूरा का पूरा हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेस, कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी कैसी भी हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में काफ़ी बेरोजगारी है, तो सरकारी नौकरी कुछ भी हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर अपने को लेनी ही पड़ती है। कोई भर्ती छोटी नहीं होती, कोई भर्ती बड़ी नहीं होती। अगर एक बार अपना सरकारी नौकरी में कदम चला गया तो डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है थोड़ी बहुत। ये टेंशन नहीं रहती भी अपने को भी, हाँ क्या होगा अगर नहीं लगे तो क्या हो, क्योंकि एक जॉब तो है हमारे पास, पैसे तो आ रहे हैं। हाईकोर्ट चौकीदार का पूरा रिकॉर्डेड, कुछ भी नहीं है। जीके सिंपल से राजस्थान का भूगोल है, पॉलिटी और हिस्ट्री है, करंट है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा हाईकोर्ट चौकीदार का जो कोर्स है रिकॉर्डेड कोर्सेज। प्ले स्टोर पे टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे पूरा का पूरा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, पूरा का पूरा हाईकोर्ट का कोर्स का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स 899 में। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है 899 के अंदर। इसके अंदर साथ में क्या फ्री दिया जा रहा है? जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, क्लासरूम से जो लाइव क्लासेस चलती है वो क्लासेस इसके अंदर फ्री है। रिकॉर्ड तो है, वो तो कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस जो क्लासरूम से चलती है वो भी फ्री है। इसके साथ जो पैनल पीडीएफ है, जो पैनल पीडीएफ है वो भी फ्री दिया जा रहा है। इतना सारा मैटर सिर्फ 899 रुपए के अंदर दिया जा रहा है। और अगर आप कहते हो सर मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊं फिर पढ़ने के लिए, तो स्टडी मटेरियल की 5 बुक्स, स्टडी मटेरियल की 5 बुक्स, यानी कि इसके अंदर जितना भी सिलेबस है पूरा के पूरे 5 बुक्स है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यानी कि पूरा मैटर कहीं भी पढ़ने के बाहर की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी 5 बुक्स होम डिलीवरी करते हैं हम। होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 799 में। अगर आपको बुक्स को होम डिलीवरी करवाना हो तो टेक्निकल टीम के नंबर पे एड्रेस बता 7597500075, ये हमारी टेक्निकल टीम का या फिर कोचिंग का नंबर है। इसके ऊपर फ़ोन करके या फिर व्हाट्सअप करके एड्रेस बता देना, टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी। एड्रेस बता देना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो टेक्निकल टीम से बात कर लेना। कोर्स काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है वर्तमान में, तो यहाँ से प्राप्त कर लेना। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? यह मान के चला राजस्थान पड़ता है। यहां पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आता है, चूरू आता है इस साइड में, मरुस्थलीय इलाका आता है यहाँ पे। लेकिन कोटा यहाँ पे पड़ता है, एमपी के पास में पड़ता है, तो ये मरुस्थलीय इलाका नहीं है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, कोटा, चूरू भी है, और कोटा जो मरुस्थलीय इलाका नहीं पड़ता, तो अपने कह सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन। ऐसे कॉमन से भी प्रश्न कभी कभार पेपर में देखने को मिलते हैं। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, या फिर कर्नाटक में? सबरीमाला मंदिर की बात करें अपने, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, या फिर कर्नाटक में पड़ता है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो अपने कह सकते हैं यह केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पे? केरल राज्य में पड़ता है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। यहाँ का अगर मैं बंदरगाह की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह विशाखापट्टनम, तमिलनाडु का एनोर बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह, केरल का कोचिन बंदरगाह, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर। आगे किस राज्य में सबरीमाला? तो कोटा, केरल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य की है? इस प्रकार मान के चलना भारत का दक्षिणी इलाका पड़ता है, ये अरब सागर लगता है, इस साइड में अरब सागर, यह बंगाल की खाड़ी, यहां पे भारत के टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा। महाराष्ट्र, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां भी 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो टोटल 9 राज्य की सीमा किसको टच करती है? तटीय सीमा को। टोटल कितने राज्यों की? 9 राज्यों की सीमा तटीय सीमा को टच करती है। टोटल अगर मैं बात करूं तो, अगर इसकी भूमि की बात करूं तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। अगर मैं टोटल लक्षद्वीप को मिला के या फिर अंडमान निकोबार के मिला के की बात करता हूं तो भारत की टोटल जो जलीय सीमा लगती है 7516.6 किलोमीटर लगती है, 7516.6 किलोमीटर लगती है, जिसमें सर्वाधिक तो गुजरात की और कम गोवा की लगती है। यही पूछ रहा भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो किसकी पड़ती है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा पड़ती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सबसे लंबी। बात कर रहे थे भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की सबसे लंबी है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा पड़ती है। और सबसे कम तो किसकी पड़ती है? सबसे कम तटरेखा वाला कौन सा है? गोवा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य पड़ता है। कौन सा? गोवा। आगे चले, एक साइड में अरब सागर, अरब सागर में यहाँ पे तो लक्षद्वीप है, यहाँ पे तो लक्षद्वीप की सीमा, और यहाँ पे किसकी? अंडमान निकोबार की। यहाँ पे अंडमान निकोबार की लगती है। आगे चलते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी संपन्न कौन सा? बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा? भारत में अगर जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि जीवों में भिन्नता, इसे जैव विविधता भी कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है, यह सर्वाधिक या तो भारत का दक्षिणी इलाका पड़ता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट बोलते हैं इसे, पश्चिमी घाट यहां देखने को मिलती है, या फिर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय, भारत में अगर कहीं भी सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है या तो पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी हिमालय में। 2 ऑप्शन है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं हो सकता, थार का रेगिस्तान वैसे नहीं है, बंगाल की खाड़ी नहीं है, तो पश्चिमी घाट इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो सिंपल सी बात करूं मैं इस प्रकार की, यहां अगर मैं बात करता हूं, ये तो है मिजोरम, ये त्रिपुरा, और अगर यहां से मैं बात करता हूं तो ये देश लगता है, जो ये देश की बात करूं, जो पानी का मैं इसे सिंबल से दिखा रहा हूं, ये बांग्लादेश लगता है। ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये त्रिपुरा, यानी कि ये त्रिपुरा, इतना सारा, ये त्रिपुरा, ये किस में पड़ता है? त्रिपुरा पड़ता है, ये त्रिपुरा है अपना। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से, तीनों ओर से। त्रिपुरा राज्य भारत में 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा राज्य भारत में 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका अपने कह सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित? देहरादून में। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है,
प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात में जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी किसके द्वारा जारी की जाती है, वो भी राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसके अंदर बता रहा हूँ भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है वर्तमान में टेस्ट माफिया पे। सिर्फ 899 में, सिर्फ 899 में लाइव क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है और पैनल पीडीएफ है, और 799 में घर बैठे होम डिलीवरी करवा रहे हैं। और आपको टेक्निकल टीम के नंबर है, वहाँ पे एड्रेस बता के होम बैठे घर बैठे डिलीवरी यहाँ पे करवा सकते हो। 75975007 पे आप कॉल करके अपना एड्रेस बता के पंजाब हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस घर बैठे मंगवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 799 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 799 के अंदर आप घर बैठे यहाँ पे मंगवा सकते हो। आगे चले। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा, इसे कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा, इसे मकर रेखा। अच्छा, करक व मकर रेखा का क्षेत्र जिसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। क्योंकि जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जिस क्षेत्र पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े उसे उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। ये वो क्षेत्र जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है यानी कि उष्ण कटिबंध। तो भूमध्य रेखा के और कौन से वन उष्ण कटिबंध पाए जाएंगे? सिंपल सी बात। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रत्यानुपात में होना चाहिए? यानी कि अगर पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखना है, जितनी CO2 आ रही है, O2 भी है, O2 खत्म करने के लिए CO2, यानी कि दोनों का मिश्रण चलता रहे, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भी पृथ्वी पर संतुलन बना रहे, तो पृथ्वी के 33.33% के भाग के ऊपर वन क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत पे? 33.33% भाग पे ऊपर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। यहाँ पे अपने का कौन सा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही निकलता है। आगे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य उसे बोलते हैं केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का जो ठंडा इलाका पड़ता है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं अगर हिमालय बीच में नहीं होता तो ये ठंडी हवाएं भारत को ठंड से मार देती। इतनी ठंडी हवाएं हैं। और इसी रूस के साइबेरिया क्षेत्र से, इसी रूस के साइबेरिया क्षेत्र से जो साइबेरियन सारस, इसी रूस का साइबेरियन क्षेत्र से साइबेरियन सारस भारत में आते हैं। साइबेरियन सारस भारत में आते हैं। ये भारत के सिर्फ एकमात्र एक ही स्थान पे आते हैं, भरतपुर जिले में, राजस्थान का भरतपुर जिले में आते हैं। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। कौन सी अभ्यारण्य में? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। इसलिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा। और कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। डी नंबर ऑप्शन। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को मैग्रोव वन कहा जाता है। कौन से वन? मैग्रोव वन कहा जाता है। कौन से वन कहा जाता है? मैग्रोव वन। सुंदरवन के जो जंगल पड़ते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उसे मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। आगे चले। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थित है? भारत का जो वन्य जीव संस्थान पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। कहाँ पे? देहरादून में पड़ता है। सिंपल सा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मिट्टी या फिर पंक मिट्टी? भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मृदा पाई जाती है? वो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। जो कि जलोढ़ मृदा वैसे 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक तो खादर और एक बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मृदा,
नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा। कादर नवीन जलोढ़ मृदा और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, इसमें दो प्रकार की मिट्टी। तो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में? कौन सी है? जलोढ़ मृदा। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से एक को चूज कर लेना। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी फिर दोमट मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और जो दक्कन का पठार है, भारत में दक्कन का पठार पड़ता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। जो दक्कन का पठार पड़ता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध दक्कन का पठार। तो कपास सर्वाधिक कहाँ पे होता है? कपास सर्वाधिक दक्कन के पठार यानी कि महाराष्ट्र के इलाके में सर्वाधिक क्या होता है? कपास होता है। इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी? कपास मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आगे, हाँ जी, इतने प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना, जिसने भी लाइक नहीं है चैनल के पर जो भी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छे कमेंट भी करना। और अभी भी कोर्स के ऊपर काफ़ी डिस्काउंट है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना और हर प्रकार की आप समस्या बता देना उनको। और घर बैठे होम डिलीवरी भी करवा सकते हो, घर बैठे होम डिलीवरी भी हो जाएगी। बुक्स मंगवा लेना। किसी प्रकार की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे टेक्निकल टीम से बात करना और अपनी समस्या बता देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।